बनाना बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन उस ओवरलैपिंग में, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेरिलियम के पास भी। दैट मीन्स ये ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो तो बात कर रहे हैं आज हम लोग किसके बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सबने पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है, ये बात सबको पता है। दूसरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। 3 पॉइंट सबको पता है। चौथा पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर उसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एकदम बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखना समझना, है ना। दूसरा पॉइंट, फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, किसके बीच में बनता है बेटा, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। बोलो क्लियर है। थर्ड, इट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड मतलब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन शो कर सकते हो कि किस किस के बीच में बन रहा है ना। उसके बाद फोर्थ, ऑल्सो नोन एज डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, और क्या बोल सकते हैं, और डेटिव बॉन्ड। क्या होते हैं डेटिव बॉन्ड, देखो डेटिव का मतलब क्या, डेट करना, है ना। तो सेम वही डेट करने वाले से क्या बना, डेटिव बॉन्ड बना। बोलो इतना पता पड़ा। कैसे फॉर्म होता है ना, कुछ कंडीशंस है ना। तो हम कंडीशंस की बात करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखो मेरी हेडिंग है यहां पे, कंडीशंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस, 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, जो डोनर एटम होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, डोनर एटम मस्ट हैव complete octet and have at least 1 लोन पेयर, और उसके पास कम से कम 1 लोन पेयर होना चाहिए। कि डोनेट किसको करते हैं, हमेशा लोन पेयर को ही डोनेट किया जाता है। बोलो पता चला। दूसरा पॉइंट, जो आपका एक्सेप्टर एटम है उसका ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टर एटम का ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, इसी के अंदर जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए, समझ आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टर एटम must have incomplete octet and have vacant orbital। क्या होना चाहिए बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब वो p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो, इट डजेंट मैटर, कोई सा भी ऑर्बिटल हो, बस उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं जरा। जैसे मैंने बोला एग्जांपल, सबसे फेवरेट आपका एग्जांपल जो आपको सबसे कॉमन मिलता है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, NH4 पॉजिटिव। अब जब मैंने NH4 पॉजिटिव बोला तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो 5, 1 2 3 4 और 5, याद है।
अच्छा हाइड्रोजन कितने, 4। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बॉन्ड बन रहा है, ये तो NH3 तो सब बना सकते हैं। तो आप क्या करो, NH4 की NH3 बनाओ, NH3 बना दिया। अब हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का मतलब 1s0, 1s0 यानी s ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो मैंने क्या बोला, डोनर के क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जरा बताओ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 1 2 गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है डोनर का। दूसरा क्या उसके पास एक लोन पेयर है, दिख रहा है कौन है लोन पेयर, ये एक्सेप्टर कौन होना चाहिए, जिसका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो। देखो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन सबको पता है डायड बनाता है, तो डायड तो क्या है, इनकम्प्लीट है ना। और क्या उसका वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा नाइट्रोजन, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन को, दिख रहा है। और स्ट्रक्चर कैसा बन गया, N, यहां पर H और यहां पर H, H और H। अब देखो जैसे ये स्ट्रक्चर बना है, हाइब्रिडाइजेशन अभी इस नाइट्रोजन की क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन इस नाइट्रोजन की क्या थी बोलो, 1 2 3 4 लोन पेयर था ना। जब तक NH3 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया था तब तक NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3। नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तब भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री NO3 की या NH3 की क्या होगी, टेट्रा हेड्रल ही होगी, है ना। अरे NH4 की भी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्रा हेड्रल, यानी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पता चला। और अगर मैं शेप की बात करूं तो बच्चों NH3 का शेप क्या होता है, सबको पता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा शेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल, याद है पढ़ा है हम लोगों ने, पिरामिड जैसा बनाता है। अच्छा NH4 का शेप क्या होगा बच्चों, हाँ टेट्राहेड्रल, दिख रहा है, पता चला। यानी देखो एक बार को हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुई, है ना, ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई, लेकिन शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। एक एग्जांपल और लें, देखो एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड, अगेन NH3, अगेन NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास है BF3, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। जरा बताओ डोनर कौन है, NH3। क्या BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, देखें बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ये तो ग्राउंड स्टेट है। हम हमेशा कौन सी स्टेट में बात करते हैं, एक्साइटेड, तो ये तो ग्राउंड स्टेट, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्साइटेड। तो 1s2 2s1 और 2p2। देखो 2s में एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है, 2p2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या एक वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर एक वैकेंट, देखो जितने वैकेंट ऑर्बिटल है ना उतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उतने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं, और कैसे कर रहे हैं, है ना। तो देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब BF3 के बाद एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन से एक लोन पेयर ले लेगा। अब जब तक इसने लोन पेयर नहीं लिया था, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं यहां बना रहा हूं, NH लोन पेयर लिया, बोरोन को दिया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। देखो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, sp2। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। अच्छा बोरोन की कितनी हो गई, बोरोन की भी sp3 हो गई। तो देखो एक केस में तो क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक केस में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन दूसरी क्या हो गई, चेंज हो गई। बोलो पता चला, आसान है। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं, है ना। तो अब मजेदार चीजें आने वाली हैं कि अब हम डाइमर पॉलीमर फॉर्मेशन भी पढ़ने वाले हैं ना। करो जरा नोट,
चलो देखो अब आगे बात कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल क्या है, देखो कुछ मॉलिक्यूल्स में बनाऊंगा ना, वहां से मैं चीजें क्लियर होती रहेंगी अब, है ना। जैसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड में ले रहा हूं H2, एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैंने लिया H2O, या ऐसे लिखते हैं H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल। अब सबको पता है H3O पॉजिटिव किससे बना होगा, वाटर से बना होगा। तो अगर मैं H2O बनाऊं वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और दो क्या है वाटर के पास, लोन पेयर है। हम ऐसे ही बनाते हैं वाटर, याद है। अब जैसे ही मैंने ऐसे वाटर बनाया और इसके पास कौन आया, H पॉजिटिव आया, तो H पॉजिटिव का S ऑर्बिटल खाली है। अब जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बॉन्ड देगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, देखो एक लोन पेयर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन दूसरा लोन पेयर क्या हुआ, डोनेट होके ऐसे बन गया। चलो जरा ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बताओ क्या है, sp3। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑक्सीजन की, sp3। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है, पता होना चाहिए। अब देखो शेप की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, वी शेप, वी शेप होता है। हम शेप की बात कर रहे हैं, है ना। अब अपने को ज्योमेट्री तो पता ही रहती है ना। लेकिन अगर H3O पॉजिटिव बन गया तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसे, ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, तीन कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, तो देखो क्या ऐसे पिरामिड जैसा बन रहा है, दिख रहा है पिरामिड, तो शेप कैसा हुआ, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो शेप आना चाहिए। देखो एक और एग्जांपल बड़ा मजेदार है, एग्जांपल नंबर, दूसरे कलर से लिखूंगा इसको, एग्जांपल नंबर 4, ये बड़ा मजेदार है, BF4 नेगेटिव, ठीक है। अब BF4 नेगेटिव में बोरोन BF3 है, देखो BF3, और साथ में एक फ्लोरीन और आया नेगेटिव के साथ। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, एक नेगेटिव आ गया, मतलब एक नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। पहले तो मुझे देख के ये बताओ कि भैया इनमें से डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। फ्लोरीन क्या है, डोनर है, किसके पास लोन पेयर है, एक्सेप्टर कौन है, BF3 की ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है ना। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, एक लोन पेयर भी है, एक से ज्यादा लोन पेयर है, BF3, तो BF3 क्या है आपका, एक्सेप्टर है, और फ्लोरीन क्या है, डोनर है। अगर फ्लोरीन डोनर है और BF3 एक्सेप्टर है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, BF और इस फ्लोरीन ने क्या किया, एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, और क्या बना, BF4 नेगेटिव। अब सवाल ये आता है कि अगर BF4 नेगेटिव बन सकता है, तो बच्चों क्या BF5 नेगेटिव भी बन सकता है। अगर BF4 नेगेटिव बन सकता है बच्चों, तो क्या BF5 नेगेटिव बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हाँ ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। और देखो अगर मैं आपसे BF5 की बात करूं, यहाँ पे BF3 था, बोरोन था, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिख रहे हैं, 1s2 2s1 2p2, तो देखो S में एक इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल खाली था, तो उस ऑर्बिटल में क्या हुआ, फ्लोरीन ने लोन पेयर दे दिए, लेकिन क्या और कोई ऑर्बिटल खाली है, नहीं। इसका मतलब बोरोन जो है वो नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो अपनी कोवेलेंसी कहां तक एक्सटेंड कर सकता है, 4 तक एक्सटेंड कर सकता है, बोलो समझ आया। देखो इसी का एक छोटा और भाई है, जो कौन है, बड़ा भाई है, छोटा नहीं है, बड़ा भाई है। एग्जाम्पल नंबर 5, एल्यूमिनियम। क्या आपने AlCl3 पढ़ा है, अगर मैं आपको बोलूं AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव, तो एल्यूमिनियम किसकी फैमिली का है, बोरोन फैमिली। अगर बोरोन फैमिली का है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ग्राउंड स्टेट है, हम तो एक्साइटेड लिख रहे हैं। अगर मैंने एक्साइटेड स्टेट लिखी तो 3s1 और 3p2,
देखो 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या AlCl4 एग्जिस्ट करेगा? बोलो हाँ या ना। अगर एक एल्यूमिनियम है AlCl3, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, उसके पास में दूसरा Cl नेगेटिव ले आया, यानी क्लोरीन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो ये क्या है? ये एक्सेप्टर है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। ये क्या है? डोनर है, ये डोनेट करेगा। क्या ये लोन पेयर दे करके ऐसे बना सकता है? AlCl Cl Cl और Cl बना सकता है? अब इंपॉर्टेंट ये कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन क्या है। जो डोनर है हमेशा डायरेक्शन क्या होगा? डोनर टू एक्सेप्टर। अगर आपको मॉलिक्यूल ही नहीं बनाना आता तो आप डोनर एक्सेप्टर कहां से बनाओगे? समझ पा रहे हो? देखो ये तो अपने को पता चल गया कि भाई AlCl4 नेगेटिव जो है वो पॉसिबल है। अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल नंबर 6, AlCl6 3 नेगेटिव, बोलो क्या ये पॉसिबल है? बोलो है पॉसिबल? कैसे? +3 क्या? तो क्या हुआ? AlCl6 बन सकता है? देखिए एक बार, देखो एल्यूमिनियम है, फिर से कॉन्फ़िगरेशन 13, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2। अच्छा 3d में कुछ भी नहीं है तो 0। क्या 3 से d स्टार्ट हो जाता है? क्या 3 से d स्टार्ट हो जाता है? अरे बोलो। तो कितने खाली हैं? 6 ऑर्बिटल खाली है। और 6 ऑर्बिटल खाली है तो इसका मतलब क्या एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन को एक्सेप्ट कर सकता है? इसका मतलब 3 को कैसे करेगा? AlCl3 तो 3 बना ही रखे, उसके बाद 3 क्लोरीन और एक्सेप्ट कर लेगा फर्दर। बोलो पता चला? तो ये बात याद रखनी है, ये मॉलिक्यूल बनाने आनी चाहिए। चलो एक और बोलूं, एक और देखते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 7, BH3, लेकिन मैं बोल रहा हूं BH3 की जगह BH4 नेगेटिव। देखो BF4 नेगेटिव बन रहा था, अब आ गया BH4 नेगेटिव। क्या BH4 नेगेटिव बनेगा? बोलो। देखो BF4 नेगेटिव मतलब BH3 हाइड्रोजन 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 और दूसरा भी एक हाइड्रोजन, दिख रहा है? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन पे नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब हाइड्रोजन के पास लोन पेयर आ गया, दिख रहा है? अरे बोलो। अब क्या हाइड्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है? सोच के बताना। कर देगा ना? तो हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना लोन पेयर डोनेट किया और क्या बना? BH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से H। अब नॉर्मली देखो इससे पहले जहां जहां पढ़ रहे थे हाइड्रोजन कौन था? एक्सेप्टर था, लेकिन अब क्या हाइड्रोजन कौन हो गया? यहाँ डोनर हो गया। और BH3 क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। बोलो पता चला? तो डोनर एक्सेप्टर का ये चीजें नहीं पता तो आप डोनर एक्सेप्टर नहीं कर सकते, तो दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। बोलो आसान है? चलो एक बार नोट करो, देन फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से हम कैसे डायमर और पॉलीमर्स को बनाते हैं, है ना? करो जरा नोट। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ना, तो उसके हिसाब से कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखो ओजोन तो सबने पढ़ा है, ओजोन तो सबने पढ़ा है। अगर मैं ओजोन बनाऊं एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 ओजोन, ओजोन इज O3। तो ओजोन किससे बना है? O2 से, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके पास एक दूसरा ऑक्सीजन भी आ जाएगा, तभी तो ओजोन बनेगा। अब O2 मॉलिक्यूल में तो इन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट क्या है बेटा? कंप्लीट है, दैट मींस O2 मॉलिक्यूल इज अ डोनर, और अकेला जो ऑक्सीजन है वो क्या है? एक्सेप्टर। तो क्या होगा? कैसे बॉन्ड बनेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये अपना लोन पे डोनेट करेगा किसको? ऑक्सीजन को, दिख रहा है ना? और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी बन गया एक्सेप्टर। बोलो पता चला? अच्छा देखो क्या मैंने आपको ये चीज सिखाई थी
कि जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल बनाते हो जिसकी तरफ एरो होता है, आप चाहो तो एरो हटा के उस पर नेगेटिव लगा सकते हो और जो डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव लगा सकते हो। सिखाया था ना। दैट मीन्स क्या आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना सकते हो, अगर हम बनाना चाहें तो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O नेगेटिव और ये पॉजिटिव बना सकते हो। देखो ऐसे ही एक मॉलिक्यूल है जो बड़ा मजेदार मॉलिक्यूल है, एग्जांपल नंबर 9, अजाइड। अजाइड क्या होता है? अजाइड N3 नेगेटिव। अब N3 नेगेटिव किसको मिलके बनेगा? N2 को, और उसके पास कौन है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यहाँ पे भी कितने हैं? 5। देखो क्या इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कैसे? N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ N। अजाइड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या आप इसको ऐसे बना सकते हो? N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर N नेगेटिव और यहाँ अजाइड N3 नेगेटिव ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव आ रखा था, 6 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन। अब देखो कमाल की चीज सुनो, मजेदार चीज सुनो, इसको बाद में बनाऊंगा। N3 नेगेटिव है, नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है? जो नेगेटिव कैरियर है वो डोनेट करता है। जो क्लोरीन नेगेटिव था ना, डोनेट किया। हाइड्रोजन नेगेटिव था ना, डोनेट किया। लेकिन अजाइड में जो नाइट्रोजन N नेगेटिव है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो क्या है? एक्सेप्टर है। तो जब बनाओगे नहीं तो पता ही नहीं चलेंगी चीजें, तो ज्यादा प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखो जैसे ही आपने हटाया तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ एक नेगेटिव पहले से था, जैसे आपने एरो हटाई क्या आ गया? 2 नेगेटिव। दिख रहा है? अच्छा एक चीज और देखो, नेगेटिव सिंगल ट्रिपल यानी नेगेटिव सिंगल पाई बॉन्ड, क्या रेजोनेंस हो रहा है? अरे बोलो। तो रेजोनेंस होकर के इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं अजाइड के, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो अपने को आना चाहिए। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, 2 नेगेटिव था पूरे मॉलिक्यूल पे, तो एक नेगेटिव यहाँ और एक नेगेटिव यहाँ, और नाइट्रोजन पे हट गया चार्ज पॉजिटिव। बोलो पता चला? अजाइड। देखो ऐसे ही आपने एक मॉलिक्यूल और पढ़ा होगा, NO2 पढ़ा है? NO2 पढ़ा है? हाँ, तो देखते हैं जरा। NO2 हो गया, NO3 हो गया। चलो पहले एक काम करता हूं, पहले मैं आपको SO3 बताता हूं, है ना, उसके बाद फिर 3 एग्जांपल और बताऊंगा। SO3 की बात की, SO3 किससे मिलके बनेगा? 11 और 10th एग्जांपल नंबर 10, SO3 मॉलिक्यूल। SO3 मॉलिक्यूल किसको मिलके बनेगा? SO2 प्लस ऑक्सीजन, इसको मिलके बनेगा। और SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? अगर SO2 बनाऊंगा तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर ने क्या बनाया हुआ है ऑलरेडी? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्टेट 8 होने चाहिए ना। क्या कंडीशन थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की? ऑक्टेट 8 हो और एक लोन पेयर, एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, तो ऑक्टेट 8 है ना, और एक लोन पेयर भी है। और ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, जिसकी वजह से सल्फर क्या करेगा? एक डबल बॉन्ड हो तो आ गया ये वाला, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन। इसको और कैसे बना सकते हो आप? और बना सकते हो S डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव, और सल्फर पे क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जरा ध्यान से देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, क्या सब में रेजोनेंस हो रहा है? और सल्फर का जो बेस्ट स्ट्रक्चर होता है ना, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, वो होता है S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि क्या आपने पढ़ा है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। पढ़ाया ना मैंने, नंबर ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इसलिए SO3 का स्ट्रक्चर आप ऐसे याद रखोगे, ना कि ऐसे। बोलो पता चला? अब देखो, अब सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11, I3 नेगेटिव। क्या आपने I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया है ना? I3 नेगेटिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना?
क्वेश्चन क्या आता है वो बताता हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं। क्वेश्चन आता है I3 नेगेटिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट F3 नेगेटिव डज नॉट। वाई? वाई? तो I3 नेगेटिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन F3 नेगेटिव नहीं करता। क्यों नहीं करता? कोई बताना चाहेगा? दोनों हेलोजन ही है। हाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन फ्लोरीन, F3 negative molecule does not exist। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो एक्सेप्ट कहां पे करेगा? एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। पता चला? अच्छा, एक क्वेश्चन और, चलो जब ये बता दिया तो ये भी बता दो, है ना। अगला क्वेश्चन डिफरेंट कलर से लिखता हूं। Br3 नेगेटिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट but Cl3 negative does not। Why? Br3 नेगेटिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन Cl3 नेगेटिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बताओ क्यों? बोलो। है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं, और कुछ? देखो, क्लोरीन तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ब्रोमीन फोर्थ का, उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर रिपल्शन इतना ज्यादा होता है ना कि वो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर आपने Cl2 बनाया ऐसे, अगर आपने, यहां लिखता हूं सॉल्यूशन, अगर आपने क्लोरीन बनाया और इसके पास आप Cl नेगेटिव को ला रहे हो, तो क्लोरीन के पास, देखो क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। तो बड़ा साइज होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, कि साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अरे बोलो, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो फिर रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या है, क्लोरीन का साइज छोटा, साइज बड़ा है, अगर अच्छा साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ना। लेकिन क्लोरीन का साइज क्या है, ब्रोमीन से छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्शन फोर्स अप्लाइड हो गया। और रिपल्शन फोर्स की वजह से अब Cl3 नहीं बनता है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, F3 नेगेटिव और Cl3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं, Br3 नेगेटिव और I3 नेगेटिव। बोलो ये बात समझ आई? तो ये बात याद रखनी है। बोलो पता चला? एक बार दोबारा बोलूं। अगर हम बात करें F3 नेगेटिव, Cl3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ Br3 नेगेटिव और I3 नेगेटिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। F3 नेगेटिव और Cl3 नेगेटिव मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। F3 मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन उसके बाद भी वो Cl3 नेगेटिव मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि साइज छोटे होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। बोलो पता चला? जबकि Br3 I3 में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और दोनों में लोन पेयर रिपल्शन कम है। बोलो पता चला? चलो अब एक बार इसको नोट करो, देन फिर हम देखते हैं डायमर फॉर्मेशन, है ना। करो जरा नोट। अब देखो हम बात कर रहे हैं, अब हम किसके बारे में, डाइमर और पॉलीमर फॉर्मेशन के बारे में, डाइमर एंड पॉलीमर फॉर्मेशन के बारे में। जब भी हम डाइमर और पॉलीमर फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो पहले देखते हैं क्या होते हैं डाइमर, फिर देखेंगे क्या होते हैं पॉलीमर। देखो डाइमर का मतलब क्या होता है, जब भी दो यूनिट्स आपस में मिलेंगी तो बनाएंगी डाइमर, और जब भी दो से ज्यादा यूनिट, नॉर्मली हम बोलते हैं मोर देन
10 यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो बनाते हैं पॉलीमर। ठीक है, पॉली का मतलब भी बहुत सारे, अभी लाखों तक भी हो सकते हैं। पॉलीमर का एग्जांपल क्या है? जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, दे आर पॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो मतलब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी तब जाके क्या बना? स्टार्च बना। ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड की यूनिट जुड़ी तब जाके क्या बना? प्रोटीन बना। बोलो पता चला? तो देखो डाइमर में जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट याद रखना, इफ ब्रिज एटम हैज एट लीस्ट 1 लोन पेयर, जब ब्रिज एटम के पास एक लोन पेयर होगा, देन ब्रिज एटम फॉर्म्स, then bridge atom forms coordinate bond। देखो लोन पेयर है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, है ना। ठीक है, तो एटम फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्यूरिंग डाइमर या फिर पॉलीमर फॉर्मेशन। इसका मतलब अगर ब्रिज एटम के पास आपका एक भी लोन पेयर आ गया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा डाइमर पॉलीमर फॉर्मेशन में। अब देखो यहां मुझे बताओ कि यहां पे लाइट आ रही है, ये बात यहां पे आ रही है, यहां। चलो सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट है अपना, इफ ब्रिज एटम। अब क्या होता है ब्रिज एटम ये बताऊंगा आपको, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, है ना। हैज नो लोन पेयर, ब्रिज एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, देन इट फॉर्म्स बनाना बॉन्ड। याद है बनाना बॉन्ड? इसको और क्या बोलते थे? ब्रिज बॉन्ड ड्यूरिंग डाइमर या फिर पॉलीमर फॉर्मेशन। देखो कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। देखो मेरा एग्जांपल है बीई, एग्जांपल फर्स्ट BeF2। अगर आप BeF2 की बात करो तो BeF2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? बेरिलियम, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, ऐसे ही होगा। ठीक है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में, है ना। गिन पा रहे हो? देखो 1 2 3 और 4। बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, पता चला। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोलो पता चला। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, पता चल रहा है। जैसे ही मैं इसका डाइमर बनाऊंगा, जैसे ही मैं इसका डाइमर बनाऊंगा तो डाइमर देखो कैसा होगा। सबसे पहले तो बताओ ये डाइमर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनाएगा या बनाना बॉन्ड के थ्रू बनाएगा? कौन से बॉन्ड के थ्रू? बनाना बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू बनाएगा? बनाना बॉन्ड। देखते हैं, ये तो मोनोमर है, ये क्या है? मोनोमर, यानी एक ही यूनिट, मतलब मोनो। अकेला मर रहा है ना अभी, तो मोनोमर हुआ ना। जब दुकेला मरेगा तो क्या होगा? डाइमर हो जाएगा। देखो मैंने बनाया BE फ्लोरीन, फ्लोरीन। मैंने बनाया एक और BE फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब देखो ब्रिज एटम कौन से होंगे? जो साइड एटम होते हैं ना, उन्हीं को बेटा हम लोग हमेशा ब्रिज एटम बोलते हैं। जो साइड एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रिज एटम। तो साइज एटम कौन है? फ्लोरीन। अब बोलो क्या फ्लोरीन बेरिलियम को बोलेगा कि भाई तेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चल हेल्प कर दूं? ये भी फ्लोरीन इस बेरिलियम को बोलेगा, खुद वाले को नहीं बोल सकता कि खुद वाले से तो पहले से बॉन्ड बना रखा है। जब पहले से बॉन्ड बनाया हुआ है तो फिर क्या मतलब? तो फिर किसको बोलेगा? दूसरे वाले को बोलेगा। और देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब ब्रिज एटम कौन सा है? साइड वाला एटम है। सेंटर एटम इज नॉट अ ब्रिज एटम। अब पता चला? तो बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये क्या है? डाइमर, दोनों एक साथ मर रहे हैं,
डाइमर बन गया। अब देखो डाइमर में हाइब्रिडाइजेशन देखो बेरिलियम की, बोलो कितनी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2, ये पूछा जाता है। BeF2 के डाइमर में, BeF2 के डाइमर में बी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये पूछा जाएगा। और बच्चे BeF2 देख करके sp लिखाते हैं, कि डाइमर उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। पता चला? चलो पॉलीमर में देखते हैं, अगर हम पॉलीमर बनाए तो पॉलीमर में क्या होगा, BeF। अभी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन ऑक्टेट कैसा है, अभी भी इनकम्प्लीट है। और कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में? 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो एक एक 2 3 4, 3 4 ये 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब पॉलीमर की बात करें तो देखो BeF F BeF F BeF F BeF F। अब फ्लोरीन के पास सबको पता है लोन पेयर है, तो अब 6 बनाने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन मैं बना देता हूं फिर भी, ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए भाई, है ना। देखो अब पॉलीमर है, इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारी यूनिट्स होंगी। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, होल एन, बहुत सारी यूनिट्स है। तो ये क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर मतलब थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। अब क्या हो रहा है, ये फ्लोरीन यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है, ये फ्लोरीन इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है, ये फ्लोरीन इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है, ये फ्लोरीन इसे दे रहा है, ये फ्लोरीन इसकी हेल्प कर रहा है, ये फ्लोरीन इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है ना। बोलो पता चला। तो अब इस तरह से बहुत सारी साइड वाली यूनिट तो रिपीट हो रही होंगी, तो हमें साइड वाली यूनिट नहीं देखनी, हमें कौन सी देखनी है, सेंटर वाली देखनी है। अब बोलो सेंटर में ये जो BE है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब BeF2 का पॉलीमर इज मोर स्टेबल, और हाइब्रिडाइजेशन भी। आपसे बोल दिया जाएगा अगर BeF2 कोई पॉलीमर बना रहा है तो उस पॉलीमर में BE की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अब ये बात दिमाग में होनी चाहिए, अगर ये बात दिमाग में नहीं है तो काम खराब हो जाएगा ना। 1 मिनट के अंदर नोट करो, ताकि 2 3 एग्जाम्पल और करो, फटाफट नोट करो। अब देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपने BeF2 देखा ना बेटा, ऐसे हम लोग अब क्या देख रहे हैं, BeH2। देखो जैसे आपने BeF2 देखा, ऐसे हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, BeH2। अब क्या मैं फ्लोरीन की जगह क्या ले रहा हूं, हाइड्रोजन ले रहा हूं, है ना। तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 BeH2। देखो BeH2 क्या है, मोनोमर, क्या है, मोनोमर। अब BeH2 में क्या होगा, बेरिलियम और 2 हाइड्रोजन, यही होगा BeH2। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पर इसके डायमर की, डायमर ऑफ BeH2, तो BeH2 का डायमर कैसा बनेगा, देखो B हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक और BE हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है क्या, नहीं है ना। लोन पेयर नहीं है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अब हाइड्रोजन बनाएगा BE के साथ बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को, बनाना बॉन्ड या फिर ब्रिज बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड, या फिर इसी को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। जरा देखो ध्यान से, BeH2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या थी BE की, अगेन sp। अच्छा यहां पर बोलो sp sp2, वेरी गुड। तभी तो 1 2 और 3 हुआ ना, तभी तो 3 हुआ, बनाना बॉन्ड को काउंट करेंगे बेटा हम, 3 हुआ ना, तो क्या हो गया, sp2। देखो अगर यहीं पे हम पॉलीमर की बात करें, पॉलीमर ऑफ BeH2, तो पॉलीमर क्या होगा, देखो BH और H, BeH और H, BeH और H, BeH और H। अब क्या होगा देखो, वन कौन से बॉन्ड रहे, बनाना बॉन्ड।
जब बनाना बॉन्ड बन रहे हैं तो इस तरह से बन रहे होंगे ना, है ना, इस तरह से। जब इस तरह से n नंबर ऑफ यूनिट है और बनाना बॉन्ड बन रहा है, तो बोलो इस वाले बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, अंदर वालों की क्या हुई, sp3। दैट मीन्स क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई। तो ये मत समझना कि सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, है ना। अच्छा, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। इसका ऑक्टेट कितना है, इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, यानी क्या है, इनकम्प्लीट, है ना। इसका ऑक्टेट क्या है, हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, सही कह रहा हूं। देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में, 1 2 3 4, और 2 का है, ये वाले, ये वाले। बनाना बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन उस ओवरलैपिंग में, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेरिलियम के पास भी। दैट मीन्स ये ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना कि 6। यहां ऑक्टेट में कितने हैं, बोल रहे हो ऑक्टेट कंप्लीट है, गिनो, 1 2 3 4। यहां पे भी ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। और कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ आया, अरे बोलो, तो ये बात पता होनी चाहिए, समझ आया बच्चों। चलो देखो एक और देखें ऐसे ही, चलो एक जो तुम लोगों का फेवरेट है, डाइबोरेन B2S6, सुना है, हाँ। तो अगर मैं BS3 की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 3, है ना, लास्ट एग्जाम्पल है BH3, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोरोन 3 हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये क्या है, मोनोमर। तो डाइमर ऑफ B2S6, डाइमर ऑफ BS3 is B2S6। B2S6 कैसे होगा, बोरोन कितने हाइड्रोजन, हाँ कितने, 3 हाइड्रोजन। दूसरा भी बोरोन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दिख रहा है। अब इसके बीच में भी क्या हो रहा है, देखो यहां बनाना बॉन्ड बन रहा है, बनाना बॉन्ड बना। और अब अगर मैं यहां पे ऑक्टेट की बात करूं, तो ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ आया, कोई डाउट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोरोन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है, 4। क्या बोरोन 4 बॉन्ड बना चुका है, इसके मतलब BS3 का पॉलीमर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ डायमर बनेगा, है ना। तो हमने BS3 का डायमर बना दिया, उसका पॉलीमर हम नहीं बनाते। बोलो क्लियर है। तो पता पड़ा डायमर पॉलीमर कैसे बन रहे हैं, कैसे, देखो किस तरह से डायमर और पॉलीमर में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये देख के समझ आया ना, यही आपसे पूछा रहेगा, यही बताना है। और ये सब सॉलिड स्टेट में है, कौन सी स्टेट में, सब सॉलिड स्टेट में। बोलो क्लियर है। चलो तो आज के लिए इतना ही, है ना, कर लो नोट।